Hello friends, myself is Dr. Rajendra Sahu. I'm a consultant pain specialist at Neuron Pain Clinic Bhubaneswar. Lot of patient या lot of disease condition जो होता है हमारे शरीर में उसका सिम्टम्स एंड साइंस हमको पता चल जाता है, करेक्ट। तो हमको पता चलता है ये हुआ करके, इधर आर्थराइटिस हुआ तो पेन हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ तो बैक पेन हुआ, स्लीप डिस्क हुआ तो ऐसे लेग तक जाता है। लेकिन मैं आज एक चीज़ बताने वाला हूँ जो साइलेंट डिजीज़ ऑफ बोन, जॉइंट एंड स्पाइन, मतलब उसका कोई सिम्टम नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दो अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो हम बताएंगे आज ये साइलेंट डिजीज ऑफ बोन एंड स्पाइन ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ये वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट डिजीज ऑफ द वर्ल्ड और प्रिवेंटेबल भी है। जैसे आप हेलमेट पहनते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो मेजर ट्रॉमा से प्रिवेंट करने के लिए, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, सिमिलरली ये ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप जानेंगे और उसको पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो आप उसको रोक सकते हैं। साइलेंट डिजीज़, उसका कोई सिम्टम नहीं, क्या होगा आपके घर में सब लोग कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में तो हुआ है, माई ग्रैंड पेरेंट अज्जा हुंतु, आई हुंतु, जेजेमा हुंतु, टिक्के गोड़ खसले पड़ी गए, ट्रिवियल फॉल एंड स्लीप। जैसे मान लीजिए आप बाथरूम में नहा रहे हैं, बेड में सोए हैं, रात में गिर गए, नीचे गिर गए, यूजुअली उसमें कोई फ्रैक्चर होता नहीं। लेकिन जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है तो हल्का सा गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है। काफ़ी अक्सर देखे होंगे ओल्ड पीपल 60s, 70s या 80s में ये हिप जॉइंट का फ्रैक्चर कॉमन, गिरने से हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ, रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ। काफ़ी ओल्ड लेडीज या जेंट्स पर्सन ऐसे बेंड हो जाते हैं, घर में गांव में देखे होंगे, ऐसे बेंड होके चलते हैं। क्या होता है, उनका जो स्पाइन का बोन है वो कोलैप्स हो जाता है। ये पूरा ऐसे एक एक हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी कोलैप्स हो गया, एक एक दो कोलैप्स हो गया तो पूरा प्रेशर नहीं पाएगा, फिर बेंड हो जाता है, काइफोसिस, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक वेज कंप्रेशन द कोलैप्स। तो ये कोई सिम्टम नहीं रहता। जब माइनर फॉल से आपका फ्रैक्चर हो जाएगा या तो फिर स्पाइन कोलैप्स होने लगा, ऑस्टियोपोरोसिस। एक हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हो गया, आपको सर्जरी में 1 से 2 लाख तक खर्चा होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग द कॉस्टलीस्ट डिजीज, जो मेटल लगेगा। सिमिलर स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया, वो कोलैप्स हो गया, आपको फिर वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी मिनी ऑपरेशन करना रहता है, वो भी खर्चा होता है। तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड। तो आइए जानते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, किसको होता है। जितना फ्रैक्चर देखेंगे, अगर ओल्ड एज में फ्रैक्चर देखेंगे, मोर देन 50% ऑफ द फ्रैक्चर इन फीमेल एंड मोर देन 30% फ्रैक्चर इन मेल आर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। कोई एक्सीडेंट से नहीं है, हल्का गिर गए फ्रैक्चर हुआ है। तो रिस्क फैक्टर जानते हैं किसको किसको हो सकता है। मैं इसको 2 हिस्से से बोलूँगा, एक तो मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ प्रिकॉशन मेजर लेंगे तो वो चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर को रोक सकते हैं। नंबर 1, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग का जो कॉम्प्लेक्स कारण है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्मोकिंग से और क्रोनिक अल्कोहलिज्म से ये 2 रिस्क फैक्टर है। तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग वी मस्ट क्विट एंड स्टॉप। नंबर 3, पुअर न्यूट्रिशन। जो आपको खाना खाते हैं, हमको जो खाना होता है ना, एक बैलेंस डाइट होता है। जिनको पुअर न्यूट्रिशन है, आपको प्रोटीन, बाकी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर नहीं खाते, लीन थीन है, माल नरिश्ड है, उनको ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है। ओबेसिटी, जो उनका मोटापा है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है। जिनका इनसफिशिएंट एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा चांस है। जिनका कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों इनसफिशिएंट है, कैल्शियम बहुत कम खाते हैं और विटामिन डी इनसफिशिएंट है, उनको काफ़ी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है। जिनका लो
BMI है या बॉडी मास बहुत लीन थिन है, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा चांस है। तो ये रहा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो उसमें से आप जान लीजिए क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, कैल्शियम रिच खाना खाना है, विटामिन डी कम है तो उसको आपको उसको क्या सप्लीमेंट लेके विटामिन डी को रेगुलर लेवल में रखना है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आया नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। एक तो एज, अब एज को नहीं रोक सकते हैं, ये एजेड लोगों की बीमारी है 60s 70s या 80s में। हिंदुस्तान में, हमारा देश में वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन से 10 साल पहले ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उनको अगर 70s 80s में होता है, हमको 60s 70s में। महिलाओं को 55 60 के हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे मेनोपॉज, जिनको ईयरली मेनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया, वहाँ का जो प्रोटेक्टिव हार्मोन आता है एस्ट्रोजन, वो जाने से फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने की ज़्यादा संभावना। जिनको ईयरली मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपोजल लेडी या तो फिर यूट्रस ऑपरेशन हुआ है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का चांसेस ज़्यादा रहता है। फीमेल में ज़्यादा रहता है कॉमन। सो एज 60s 70s, जेंडर, अर्ली मेनोपॉज, लो एस्ट्रोजन, जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं फॉर वेरियस रीजन, स्किन प्रॉब्लम्स रहा, अस्थमा से रहा या तो फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उनको ज़्यादा चांस है होने का। जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फ्रैक्चर, जिनके घर में थोड़ा बहुत गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, हिप हुआ कोई जॉइंट का, उनको भी ज़्यादा चांस है ऑस्टियोपोरोसिस होके फ्रैक्चर होने की। और जिनको पर्सनल प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ काफ़ी स्मॉल इंजरी से थोड़ा गिरने से फ्रैक्चर ज़्यादा रिस्क है, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने की चांसेस होता है। और कुछ कुछ होता है हार्मोनल स्टेटस, कुछ कुछ हार्मोन से वो पैराथायराइड हार्मोन से लेके हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा रिस्क है उनको होने का। और एक कॉज है मेल में हाइपोगोनाडिज्म, प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। वो क्या है, हमारा जो जेनेटल सिस्टम है उसमें से जो हार्मोन आता है उसका सप्रेस होके, हार्मोन सप्रेस होके जो आता है उससे भी लेके ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वो काफ़ी अनकॉमन है, वो टिपिकली डायग्नोस्ड बाय द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये रहा मोटा मोटी रिस्क फैक्टर, कॉजेस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको मैंने बताया मॉडिफाइबल जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और नॉन मॉडिफाइबल। ओके, नेक्स्ट रहा किन किन पेशेंट को आके ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट डिजीज, आपको कुछ पता नहीं चलता। स्पेसिफिकली फीमेल्स आफ्टर 55 to 60 ईयर एंड मेल्स आफ्टर 65 ईयर्स। ठीक है, ये सबको हो गया तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस के स्क्रीनिंग करना चाहिए ये एज के बाद। हैविंग सेड दिस, इससे पहले एज में भी जिनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, काफ़ी सालों से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर है, रिपीटेड फ्रैक्चर घर में है, तो उन सब को भी थोड़ा और अर्ली एज में भी हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। जिनको हम लोग एक रूटीन एक स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं उनमें से पता चला तो एक आता है डेक्सा स्कैन, वो डेफिनेटिव टेस्ट है, डेक्सा स्कैन, BMD डेक्सा स्कैन, उसमें से पता चलता है। हम लोग T स्कोर देखते हैं, उसको लेके ये कंफर्म होता है उनको आइदर नॉर्मल बोन है या तो फिर बोन डेंसिटी कम हुआ है या फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ना, बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, बोन का जो स्ट्रेंथ वो कम हो जाता है, थोड़ा गिरने से फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावना रहता है। तो नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। मैं सिंपल सा बताऊं, प्रिवेंशन बताता हूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन देखिए, हम लोग जो कुछ इससे पहले बताए जो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एज, जेंडर, जैसे फीमेल में ज़्यादा होता है, एज होता है, उसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। रेगुलर एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, वेट कंट्रोल, स्मोकिंग, क्विटिंग, ईटिंग कैल्शियम रिच फूड, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी देखिए हम लोग का सबका डेफिशिएंट रहता है, इसलिए विटामिन डी टेस्ट करा के टाइम टू टाइम विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए, हाई डोज का सप्लीमेंट होता है। एंड कैल्शियम रिच खाना क्या खाना है आपको, जैसे मान लीजिए डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, पनीर, कर्ड, डायरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन कैल्शियम। तो डेली आप दूध पीजिए, मिल्क लीजिए, उसमें से मोस्ट ऑफ द नाइट में इफ़ यू टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसमें से आराम से 200 मिलीग्राम तक कैल्शियम सप्लीमेंट आ जाता है। नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे मान लीजिए आपका
चिकन रहा, फिशेस रहे, ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड में कैल्शियम रिच रहता है, वो सब खाइए ओके। और बाकी अदर साइट्रेटेड फूड रहता है, डिफरेंट अदर सोर्सेस से आता है, वेजिटेबल उसमें से होता है। इफ़ यू काइंड ऑफ टेक ए बैलेंस डाइट, उसमें से लॉट ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। विटामिन डी के लिए आपको रेगुलर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, या तो सुबह आप उठ के सन को एक्सपोज करके पूरा शरीर एक्सपोज करके बैठते हैं आधा घंटा, तो काफ़ी सारे विटामिन डी भी मिलता है। एग यॉक में भी विटामिन डी रहता है, एग यॉक का वाइट पार्ट नहीं, अंदर का यॉक जो रहता है उसमें से विटामिन डी रहता है। तो कैल्शियम विटामिन डी रिच फूड आपको लेना है। नेक्स्ट सिंपल प्रिवेंटिव थिंग, ओल्ड एज 70s 80s के लोग जो घर में रहते हैं, तो देखिए हल्का गिरने से फ्रैक्चर होता है, तो इसलिए आपको घर को पूरा वेल लाइटेड रखिए। अंधेरा रहेगा तो कहीं लग के गिर के फ्रैक्चर होते हैं, इसलिए लाइटेड लगा के रखिए। घर को ड्राई रखिए, ठीक है। वेट रहेगा तो पानी गिरा हुआ रहेगा तो जिसमें चांस ज़्यादा है गिर के फ्रैक्चर होने के, तो वेल लाइटेड रखिए है, ड्राई रखिए। थोड़ा एक स्टिक या केन यूज़ करके जा सकते हैं जिससे पकड़ सकते हैं कहीं गिरने से। तो ये सिंपल मेजर है फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी रहा नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट वेरी कॉस्टली है और बहुत सालों तक, 2 से 3-4 सालों तक आपको लेना रहता है। 2-3 डिफरेंट टाइप का मेडिसिन है, एक तो टैबलेट फॉर्म आता है, एक इंजेक्टेबल फॉर्म आता है। टैबलेट फॉर्म आता है वो जो बोन लॉस होता है एज के हिसाब से, जैसे बोन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, बोन टर्नओवर को, और दूसरा न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए होता है। जो टैबलेट फॉर्म होता है हर हफ्ते लेना रहता है आपको, या एक महीने लेना रहता है, 3 से 5 साल ऐसा लेना रहता है। और एक इंजेक्शन फॉर्म है, पैराथायराइड हार्मोन का डेली लेना रहता है। या तो एक और इंजेक्शन आता है जो डेनिसुमा बोलते हैं हम लोग, उसको वंस एवरी 6 मंथ लेना रहता है, ठीक है। ऑल दिस ट्रीटमेंट अगेन काफ़ी लोग गलत क्या करते हैं, एक इंजेक्शन ले या तो फिर वो टैबलेट 1 महीना 2-3 महीना लेते हैं फिर बंद कर लेते। 2-3 महीना लेने से 1-2 इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। आपको 2 से 3-4 साल तक ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इसलिए वो महंगा है। वो सब इंजेक्शन भी महंगा है, टैबलेट भी महंगा है, वेल टॉलरेटेड, ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए टेस्ट करा के प्रॉपर कोर्स कंप्लीट कीजिए, कैल्शियम रिच फूड खाइए, विटामिन डी का, बाकी सब चीज़ में ध्यान रखिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड जो फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर या फिर कोलैप्स स्पाइन का, उसको हम लोग काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। जो ये ओल्ड एज के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, आपको पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर उनको देखने दीजिए, एंड रेगुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा लीजिए। 60+, 65+ हो गया एज तो। थैंक यू अगेन।